नमस्कार दोस्तों, सफलता विजन हम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया और पिछली क्लास में जो हमने अध्ययन किया पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोगों की हमारी क्लास कैसी लगी, कैसा लग रहा है और हमें क्या करना चाहिए? सर, आपको जो है हमारे चैनल में एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखना है और आगे की क्लास में हमारी क्या होने वाला है इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। इससे हम लोगों का उत्साह होता है और हम आपके लिए और भी बेटर करना पाते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पिछली क्लास में हड़प्पा शब्द के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा और पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया हड़प्पा के स्थलों के विषय में। और अब आगे हम बताते, जब भी कोई सभ्यता होती है यानी जब हम किसी सभ्यता के विषय में, जैसे वर्तमान में व्यवस्था देखते हैं कि कैसे है, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, हमारी धार्मिक व्यवस्था कैसी है और हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ये सब हम वर्तमान में भी देखते हैं। उसी प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय में हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय की जो सभ्यता थी हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। उसी प्रकार से हम सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और कला और वैज्ञानिक तकनीक के विषय में पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद हम वैज्ञानिक तकनीक के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, फिर हम आते हैं नंबर 1 पॉइंट में दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले आप जो है समाज हमारा कैसा था, हम लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, हम कैसा खाना खाते थे, हम लोगों की साज सजावट कैसे करते थे, आज आदि। हाँ, ये सभी कुछ हम पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम लोगों की उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों, वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। ठीक, कैसी? यानी स्त्री प्रधान व्यवस्था थी। यानी इससे हम कैसे पाते हैं, क्योंकि हमें जो है नारी की मूर्तियों का कई बार उल्लेख मिलता है, इसलिए उसी आधार पर हम कहते हैं मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। फिर दोस्तों हम देखते थे हैं कि उस समय वर्ग कौन कौन से थे। विद्वान वर्ग था, विद्वान वर्ग, कृषि वर्ग, योद्धा वर्ग, ठीक है, व्यापारी वर्ग। ठीक है, कैसे वर्ग थे? ये सभी वर्ग थे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि विद्वान वर्ग, कृषि वर्ग, योद्धा वर्ग और व्यापारी वर्ग। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस समय हम लोग भोजन कैसा करते थे। यानी अब भोजन के विषय में, उस समय हम लोगों का भोजन कैसा था, भोजन कैसा था। उस समय के लोग जो है भोजन शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का करते थे। मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, एक फिर दोस्तों शाकाहार और मांसाहार के बाद फिर हम देखते हैं कि उस समय के लोग वस्त्र कैसा पहनते थे। ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सब पढ़ रहे हैं। वस्त्र कैसा पहनते थे, वस्त्र कैसे होते थे? तो वस्त्र हमारे होते थे सूती और ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, सूती और यूनिवर्स। फिर हम ये देखते हैं कि उस समय हम लोगों के सजावट के विषय में क्या कैसा था, मतलब स्त्रियां कैसे रहती थी, पुरुष क्या पहनते थे, ये सब कुछ भी देखते हैं। तो इसका हम एक उल्लेख देखते हैं, चन्नोदड़ों से हमें एक लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। इसका सौंदर्य प्रसाधन का, यानी उस समय भी साज सजावट स्त्रियों और पुरुषों में दोनों में हुआ करती थी। कहाँ से मिलता है? सौंदर्य प्रसाधन के विषय में हमें जानकारी मिलती है चन्नोदड़ों के, जैसे लिपस्टिक का साथ, चन्नोदड़ों किसका साथ? लिपस्टिक का। यह हम पढ़ चुके हैं स्थलों में। दोस्तों फिर हम लोग ये पढ़ते थे उस समय जो हम लोगों का कोई व्यक्ति जो है खत्म हो जाता था, यानी उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसका हम शवाधान कैसे करते थे। तो शवाधान की जो हम लोगों की व्यवस्था थी ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है शवाधान? शवाधान कैसे करते थे? पूर्ण शवाधान भी था, आंतरिक शवाधान भी था, आंतरिक शवाधान और दाह संस्कार भी किया जाता था। क्या किया जाता था? दाह संस्कार।
कई स्तरों से हमें वर्णन मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि कैसी व्यवस्था थी, हम लोग ये सब नागरिक स्तरों में पढ़ चुके थे। यानी उस समय हमारा आंतरिक, पूर्ण और दाह संस्कार तीनों प्रकार की व्यवस्था होती थी। आंतरिक समाधान कैसे, जैसे पूर्ण के लिए क्या होता था कि उसको खोद के जो है उसको दफन कर दिया जाता था। जैसे आज भी हम देखते हैं ईसाई और मुस्लिम धर्म में। उसी प्रकार दाह संस्कार कैसे होता था, दाह संस्कार जैसे होता था कि हम जैसे आज हिंदू धर्म में देखते हैं कि लकड़ियों में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब आया आंतरिक संस्कार क्या होता था। आंतरिक संस्कार के अंतर्गत ये होता था कि उन्हें जंगलों में या कहीं किनारे पर अनजान जगह में छोड़ आया जाता था। जब उनको चील कौवे या आदि जब खा डालते थे और जो हड्डियां बचती थी उनको जो है हम गाड़ के, खोद के गाड़ देते थे। दोस्तों, हमारे उस समय की सामाजिक व्यवस्था ये थी। अब हम लोग आते हैं धार्मिक व्यवस्था। दोस्तों, कौन सी व्यवस्था दोस्तों? धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था अब हम लोगों की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी उस हड़प्पा सभ्यता में, देखते हैं। अब हम किसको देखेंगे? धार्मिक व्यवस्था कैसी थी हड़प्पा सभ्यता में। उस समय हम देखते हैं देवी और देवताओं दोनों की पूजा के हमें प्रमाण मिलते हैं। देवी और देवताओं दोनों के हमें प्रमाण मिलते हैं। किसके किसके? देवी और देवताओं के मिलते हैं। जैसे हम पशु देवता के विषय में भी सुनते हैं। जैसे पशु देवता के विषय में हमें प्रमाण मिलता है। पशु देवता मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिलता है हमें। कहां से? मोहनजोदड़ो से हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये इनका वर्णन हमें किस में मिलता है? एक मुद्रा में मिलता है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं दोस्त, जिसमें एक योगी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। किसकी? एक योगी की मूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, उस योगी के दाएं और बाएं तरफ कौन कौन से जानवर मिलते हैं हमें? दाएं और बाएं देखिए, दाएं में कौन? हाथी और बाघ। दाएं में हाथी और बाघ, और हाथी और बाघ दाएं में, और गैंडा और भैंसा। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। गैंडा और भैंसा। ठीक है दोस्तों, और इसी के नीचे इन योगी के नीचे जो है एक जो है हिरण बैठा हुआ है। कौन? हिरण। ये सब पूछा है कि दाएं कौन से जानवर पाए गए, बाएं कौन से जानवर पाए गए, ये सब कुछ हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं, ये हमने योगी की देखा, पशु देवता के प्रमाण मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली। इसकी मातृ देवी, मातृ देवी की प्रतिमा मिली। मातृ देवी की पूजा पूजा के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। और दोस्तों, तो आपने देखा कि मातृ देवी की प्रतिमा की हमें कहां से? हड़प्पा, चन्नोदड़ो और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लोथल और कालीबंगा कहां से? अग्नि वेदिकाएं भी मिलती हैं। अग्नि वेदिका कहां से? लोथल, कालीबंगा, बंगा, बनावड़ी। ये हम लोगों ने दोस्तों देखा कि देवी देवता दोनों रूप में हम पूजा करते थे। यानी हमें प्रमाण, मातृ देवी के प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। एक योगी की पूजा के प्रमाण हमें जो है कहाँ से मिलते हैं, ये हमने बताया। दाएं तट पे कौन है, बाएं तट पे कौन से जानवर हैं, और उनके नीचे कौन बैठा हुआ है, ये हम लोगों ने सभी पढ़ा। दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा धार्मिक व्यवस्था के विषय, और देख ही रहे हैं, मैंने पहले ही क्लास में जब स्थलों पर बताया था तो सभी कहां से किसके साक्ष्य मिलते हैं सब पहले ही बता चुका हूं। अब दोस्तों हम आते हैं आर्थिक व्यवस्था के विषय में। आर्थिक व्यवस्था के विषय में स्टॉप कर।
आर्थिक व्यवस्था में जैसे हम पढ़ते हैं, आर्थिक व्यवस्था को हम दो पार्ट, आर्थिक व्यवस्था के दो पार्ट कैसे होते हैं, कृषि और दूसरा उद्योग और व्यापार। कृषि, जैसे हम आज भी देखते हैं कि हमारा अर्थ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा होता है कृषि से उद्योग और व्यापार, यानी जो उद्योग धंधे वगैरह करते हैं और जो व्यापार करते हैं। तो कृषि के साक्ष्य में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान होने लगे थे। जैसे कालीबंगा में हमें जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गेहूं, चावल, राई, बाजरा के साक्ष्य तथा कपास के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कृषि के बड़े पैमाने स्तर पर व्यापक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर हम आते हैं उद्योग व व्यापार पे। उद्योग और व्यापार में पहले पॉइंट में हम देखते हैं गुड़िया, मुनका, मूर्ति, मृदभांड, हाथी दांत उद्योग होते थे। हाथी दांत उद्योग के अंतर्गत जैसे हाथी दांत के प्रमाण हमें जो है लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहां से? लोथल और मोहनजोदड़ो से, जिसमें हाथी दांत के बने तराजू प्राप्त हुए थे। क्या? हाथी दांत के बने तराजू प्राप्त हुए थे। दूसरा है हमारा धातु उद्योग। धातु उद्योग के अंतर्गत जैसे हमारा फिरोजा व टिन, चांदी, शीशा, गोमेद, तांबा, लाजवर्द आदि थे। लेकिन ये इनका व्यापार हमारा कहां से होता था? जैसे लाजवर्द पाया जाता था बदख्शा, अफगानिस्तान में, और फिरोजा व टिन कहां पाया जाता था? ईरान में। और शीशा हमारा कहां पाया जाता था? अफगानिस्तान में। चांदी हमारी पाई जाती थी जावर, राजस्थान में। और तांबा हमारा पाया जाता था गुजरात में। और गोमेद जो है आज भी गुजरात में पाया जाता है, तो गोमेद जो है हमारी गुजरात में पाई जाती है दोस्तों। लेकिन ये हम लोगों ने पढ़ा व्यापार में क्या क्या होता है। गुड़िया, मुनका, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत के उद्योग, जिसमें हमें हाथी दांत के बने तराजू के प्रमाण प्राप्त होते हैं लोहर और मोहनजोदड़ो से। धातु उद्योग के हमें प्रमाण लाजवर्द, फिरोजा व टिन, चांदी, शीशा, गोमेद, तांबा के प्रमाण हमें बदख्शा, ईरान, जावर, अफगानिस्तान, गुजरात और खेजड़ी से प्राप्त होते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा व्यापार सिर्फ इस देश तक ही, एक ही देश के अंतर्गत नहीं सीमित था, और देशों के साथ उनका व्यापार होता था। व्यापार का जो माध्यम हुआ करता था, वस्तु का विनिमय किया जाता था, यानी वस्तु के विनिमय के आधार पर वस्तु विनिमय आधार था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वस्तु विनिमय का आधार यह है कि हम एक वस्तु को देते थे और दूसरी वस्तु जो है हमें प्राप्त होती थी। और उसमें किन किन देशों के आपस में संबंध से हमें मेसोपोटामिया से सभ्यता से प्राप्त होता है कि मेलुहा, दिलमन और मगन से व्यापार के संबंध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जिसमें से मेलुहा जो है आपका सिंधु घाटी है, और दिलमन आपका फारस की खाड़ी जो वर्तमान में बहरीन है, और तीसरा हमारा जो है मगन कहाँ है? मगन आज की डेट में हमें जिसे मिस्र को कहते हैं वो मगन था। इनके साथ मेसोपोटामिया के संबंध के विषय में, व्यापारिक संबंध के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा आर्थिक व्यवस्था के बाद हम ये देखते हैं कि सैंधव कला कैसी थी और वैज्ञानिक तकनीक कैसी थी। सैंधव कला के अंतर्गत भी हम अध्ययन करेंगे कि उस समय हमारी मुद्राएं कैसी थी, और मुद्राओं से हमें अनेक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मुद्राओं का जैसे आकार हुआ करता था, चौकोर हुआ था, जो वर्ग आयत, ठीक है, और चतुर्भुज के आकार की हुआ करती, यानी चौकोर होती थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। और इसमें हमें धातु मूर्त के विषय में प्रमाण प्राप्त होते हैं, आदि। ठीक है दोस्तों, यही सब जो है सैंधव कला में देखते हैं हम। सैंधव कला में हम पढ़ेंगे लिपि है, मुद्रा कैसी होती थी, धातु मूर्ति कैसी होती थी, मृदभांड के विषय में हम मृदभांड के। तो लिपि कैसी थी? उस समय की जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी, तो कैसे लिखी हुई थी? दाएं से बाएं लिखी हुई थी। जैसे मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि उस लिपि को जो है पढ़ा नहीं जा चुका है। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें लगभग 2500 मुद्राएं प्राप्त हुई, जो किस आकार की थी? वो चौकोर आकार की थी। चौकोर यानी आयत, वर्ग, चतुर्भुज आदि के आकार पर थी। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं किस आकार की थी, तो ऑप्शन में सब कुछ दिया हुआ था, तो उसका आंसर था चौकोर। फिर दोस्तों वो किसकी बनी हुई थी? वो कांच की, मिट्टी की, कांचली की बनी हुई हुआ करती थी। कांचली यानी कांच की तरह की एक मिट्टी होती है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं मुद्रा के बाद आपकी धातु मूर्ति कैसी थी। धातु मूर्ति के प्रमाण देखते हैं, हमें एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहां से? एक नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसलिए हमें धातु मूर्ति के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल से और कालीबंगा से एक कुत्ता प्राप्त हुआ है, जिसकी एक तांबे की मूर्ति है। इक्का गाड़ी की हमें प्राप्ति जो है चंदोदड़ों से होती है दोस्तों। धातु मूर्ति के बाद हम देखते हैं उस समय का मृदभांड कैसा था। मृदभांड, ठीक है, मृदभांड का मृद जैसे नाम से आप परिचित होंगे, मृद यानी मिट्टी का भांड,
ठीक है, मृदभांड कैसा था? वो चाक निर्मित मृदभांड था। चाक निर्मित मृदभांड था जो एक नदी की मिट्टी का होता था। नदी की मिट्टी होती थी, जिसमें नदी की मिट्टी का होती थी, और जिसमें जो है लाल रंग व गुलाबी रंग का लेपन होता था और काले रंग का चित्रण हुआ करता था। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, लिपि चित्राक्षर दाएं से बाएं लिखी गई मुद्रा में चौकोर हुआ करती थी, जो कांच, मिट्टी और काचली की बनी होती थी। धातु मूर्ति में हम देखते हैं तांबे, कांसे के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जैसे नर्तकी की मूर्ति हमें कांसे की प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से हमें ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई। इसमें एक कुत्ते की मूर्ति भी थी। इक्का गाड़ी हमें चंदोदड़ो से प्राप्त होती है। जैसे पड़ा मृदभांड हमारा चाक निर्मित मृदभांड था, जिसमें लाल व गुलाबी रंग का लेपन और वह काले रंग का चित्रण हुआ करता था, जो नदी की मिट्टी का बनता था। दोस्तों, फिर हमारा अगला है वैज्ञानिक तकनीक कैसे होती थी। वैज्ञानिक तकनीक के हमें प्रमाण देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही हमें मिलते हैं। जैसे हमें एक प्रमाण मिला है वैज्ञानिक तकनीक के अंतर्गत, एक बनावली से मिट्टी का हल मिला है, यानी वैज्ञानिक लोग मिट्टी का हल बना लिया करते थे। फिर देखते हैं हमें रुई उत्पादन, यानी कपास की खेती हमें प्रारंभ हो गई थी। हम लोग कृषि में पढ़ चुके थे, तो हमें रुई उत्पादन के प्रमाण प्राप्त हो चुके थे। दोस्तों, देखते हैं हम बनावली से मिट्टी का हल और रुई उत्पादन से हम देख रहे हैं कि उस समय हमारे मिट्टी का हल का मतलब है कि अगर हम मिट्टी का हल बना सकते हैं तो हम रियल में भी उस समय हम हल बनाना जान चुके थे। इसलिए हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक तकनीक का भी हमें नॉलेज हो चुका था। दोस्तों, अब हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और आर्थिक के अंदर कृषि और उद्योग, व्यापार, फिर इसके बाद सैन्य कला और वैज्ञानिक तकनीक के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों, ये किसी भी सभ्यता के दौरान, मतलब कोई भी सभ्यता हो, ये सभी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं आज पढ़ना पड़ता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सैन्य सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सैन्य सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सैन्य सभ्यता के पतन के हमें अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं बाढ़ से हुआ, कोई लोग कहते हैं अकाल से हुआ, कोई कुछ, अनेक बार से बताता है, अनेक तरह से बताता है। पतन कैसे हुआ? दोस्तों, पतन दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। आर्यों का आक्रमण। जैसे कई विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि गार्डन चाइल्ड, पिगट और व्हीलर आदि कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। यानी आर्यों को आप जानते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में हम आर्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि आए और आर्यों ने आक्रमण किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उनमें से कौन थे? गार्डन चाइल्ड, पिगट, व्हीलर। दूसरा, फिर हम देखते हैं मार्शल मैकआर्थर राव कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाढ़ से हुआ था। किससे हुआ था? बाढ़ से हुआ था। और फिर आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष जी थे। आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जलवायु में परिवर्तन हुआ और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। फिर देखते हैं कैनेडी थे। कैनेडी कह रहे हैं कि एक विशाल महामारी आई, जैसे वर्तमान में देख रहे हैं आप, एक कोरोना जैसी या कोविड-19 जैसी महामारी जो है इस देश में नहीं पूरे विश्व में दिख रही है। उसी प्रकार से कैनेडी कहते हैं कोई एक महामारी आई, इस हड़प्पा सभ्यता को खत्म करके चली गई और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। किसने कहा? कैनेडी ने। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि पतन, आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, पिगट, व्हीलर, बाढ़, मार्शल मैकआर्थर राव, जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष, महामारी कैनेडी। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं, अब हम लोगों ने तो आज हड़प्पा का पतन कर डाला, तो हड़प्पा का पतन हो गया। तो हम देखते हैं कि अब हमारा हड़प्पा का जब पतन हो गया तो अब हमारा जो है अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। वो चैप्टर कौन सा है वो हम अगली क्लास उसकी स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है ऋग्वेदिक काल व उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए और वीडियो को पूरा जरूर देखें और बताएं कि आगे हम और क्या सुधार कर सकते हैं दोस्तों। और इसलिए आप अगले नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।